नमस्कार दोस्तों, आज हम एक फिर से नई शुरुआत करने जा रहे हैं। और वो शुरुआत क्या है? कंप्लीट जो बायोलॉजी का सिलेबस है उसको एक बार हम फिर से कवर करने की कोशिश करेंगे। एक बार हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ कमियां, कुछ दिक्कतें जो आपके सामने आ रही थी उसको हम वापस सॉल्व आउट करके वापस एक बार फिर से आपके सामने और बेहतरीन तरीके से सारे कंसेप्ट आपको फिर से देने आए हैं। ठीक है, आज ये पहली क्लास है और इस क्लास के अंदर मैं आपको ज्यादा कुछ तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन हमारे बीच में एक इंटरेक्शन जरूर होगा। आपके और मेरे बीच में जो फ्रीक्वेंसी है उसको मैं मैच कराने का प्रयास करूंगा। और आज की क्लास के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड है। यानी कि आज की क्लास के अंदर आपका जितना सपोर्ट मिलेगा, जितना प्यार मिलेगा, उस पर आगे वाली क्लासें डिपेंड रहेगी, है ना। तो आज की क्लास आपको सिर्फ देखना ही नहीं है, बिल्कुल बारीकी से ऑब्जर्व करनी है। क्या क्या इसमें मिस्टेक्स हैं, क्या क्या चीजें आपको अच्छी लगी और क्या क्या चीजें इसमें सुधार करनी चाहिए, ये सारी चीजें मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। तो आप सब लोगों से निवेदन है, क्लास को पूरी देखें, लास्ट तक देखें। बिना पूरी देखिए, आप बीच में कमेंट करेंगे उसका कोई मतलब है नहीं। पूरी क्लास आप ध्यान से देखिए, एक बार जरूर देखिए, ताकि जब तक आप क्लास पूरी नहीं देखोगे तब तक आपको कोई भी चीज समझ में भी नहीं आएगी। ये मैं पहले से ही कह दे रहा हूँ, ठीक है। तो आज मैं पहले बता रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन काफी चीजें पढ़ेंगे। आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करूंगा, स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करूंगा। और एक शुरुआत हम कर रहे हैं, और उसके बाद अगर आपका प्यार रहा तो हम इसको बहुत आगे तक ले जाएंगे और पूरा सिलेबस भी आपको करवाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज जो हमारा चैप्टर है वो है कोशिका। कोई भी बायोलॉजी जब स्टार्ट करते हैं तो इसी से चैप्टर से शुरुआत करनी चाहिए। कोशिका जो इसका सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, सबसे फंडामेंटल चैप्टर है, तो यहीं से शुरुआत करनी होती है, ठीक है। अब मैं बात करूं अगर कोशिका की, तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, छोटा चैप्टर नहीं है, और एक बेसिक चैप्टर है। तो कम से कम अगर आपको बायोलॉजी में कुछ भी नहीं आ रहा है तो कोशिका वाला पार्ट तो आना ही चाहिए, है ना। बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको जितनी क्लास में करवाया जाए उतनी में करवाया जा सकता है, लेकिन मैं आपको उतना करवाऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। तो लैब असिस्टेंट वाले जितने भी बच्चे हैं उनको टेंशन लेने की 1% भी जरूरत नहीं है, 1% जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे जो भी मैं यहाँ पे लिखाऊंगा सवाल उसमें से बनने कन्फर्म है, इसकी गारंटी आप मेरे से पहले से लिख के ले सकते हो, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। अब बाकी आप कितना विश्वास कर सकते हो ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। और अगर कोई बच्चा सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी ये सफिशिएंट है। बायोलॉजी कोई अलग अलग नहीं होती है, ठीक है। तो एक बार आपको ढंग से नोट्स बनाने हैं, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको समझना है, लिखना है, और आपके जब नोट्स बन जाएंगे तो आपका 50% काम हो जाएगा, समझ रहे। एक बार आपने समझ के उसके नोट्स बना लिए तो 50% आपका काम खत्म। उसके बाद सिर्फ 2-3 बार रिवीजन करना होता है, और उसके बाद आपको जो कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा वो नहीं मिल पाएगा आप जब किताबों से पढ़ेंगे, अन्य चीजों से पढ़ेंगे, ठीक है। तो बातें बहुत हो गई, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोशिका। ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है। नोट्स में आपको कोशिश करूंगा सारे लिख लिख के यहाँ पे बनाऊं, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन शुरुआत में हम धीरे धीरे करेंगे, बाकी बाद में जब हमारी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी तो हम स्पीड पकड़ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले धरती पर जितने भी सजीव हैं, अब ध्यान से सुनना, धरती पर जितने भी सजीव हैं, जितने भी सजीव है, चाहे आप कोई भी सजीव देख रहे हो, चाहे आप मेरे को देख रहे हो, चाहे आप अपने आसपास चींटी को देख रहे हो, हाथी को देख रहे हो, कोई भी जीवाणु देख रहे हो, कोई। अब ये चीज आपको नहीं पता, मैं बता दूं कि जो आर.एच. व्हिटेकर है, एक वैज्ञानिक है आर.एच. व्हिटेकर, इन्होंने धरती पर जो जीव है उनको 5 भागों में बांटा: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आएगी, लोड नहीं लेना है, सारी चीजें पहली क्लास से थोड़ी समझ में आएगी। धीरे 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 जब हम लास्ट तक पहुंचेंगे तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। आर.एच. व्हिटेकर ने जो धरती पर जितने भी सजीव हैं उनको 5 भागों में बांट दिया: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इन पांचों के अंदर एक कॉमन बात यह है, इनकी कॉमन विशेषता यह है कि ये सभी जीव कोशिका से बने होते हैं, चाहे वो मोनेरा हो, चाहे वो प्रोटिस्टा हो, चाहे वो फंजाई हो, चाहे प्लांटी हो, चाहे एनिमेलिया हो। आप अपने आसपास जो भी जीव देख रहे हो वो इन पांचों में से किसी का भाग है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं अपने बात करूं तो अपन एनिमेलिया के पार्ट है। जैसे पेड़ पौधे हैं तो ये प्लांटी है, बैक्टीरिया है तो वो जीवाणु जो है वो आपके मोनेरा के अंदर आ जाएंगे। यानी कि कोई भी जीव अपने आसपास आप जो देख रहे हैं वो इन पांचों भागों में से किसी न किसी में से है, ठीक है। और यहाँ पे इनकी कॉमन विशेषता ये है कि ये सभी जीव कोशिका से बने होते हैं। यानी कि कॉमन विशेषता क्या है? जितने भी जीव है कोशिका से बने होंगे।
यानी कि ये बात हमें समझ में आ रही है यहां से कि जितने भी सजीव धरती पर है वो सभी के सभी कोशिका से बने होते हैं। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ में मैं आपको नोट भी करवा देता हूं कि धरती पर सभी सजीव कोशिका के बने होते हैं। ये बात आपको समझनी है कि जितने भी लिविंग बींग्स है, जितने भी सजीव है, उनके अंदर कोशिका होगी, मतलब होगी, इसमें कोई डाउट वाली चीज ही नहीं है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये कोशिका ऐसी है क्या जो हर सजीव में पाई जा रही? तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि जो कोशिका है, कोशिका जो है वो जीव की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, एवं क्रियात्मक इकाई है। ये परिभाषा आप सबने रट रखी है कि कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ये बात आप सबको पता है। अब क्यों है, हमें इसको समझना है, ये क्यों मूलभूत इकाई है। देखो समझो इसको ध्यान से, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, उसको ध्यान से समझो। जैसे कि हम कोई घर बनाते हैं, ठीक है, तो घर किससे बना होता है? घर किससे बना होता है? घर के अंदर क्या होते हैं? कमरे। घर के अंदर क्या होते हैं? कमरे। ऑब्वियसली बात है, एक घर है तो 4-5 कमरे होंगे, तब उसको हम घर बोलते हैं। कमरा किससे बनता है? एक कमरा है, कमरा किससे बनता है? दीवार से। कमरा किससे बनता है? दीवार से। और दीवार किससे बनती है? ईंट से। ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, ध्यान से समझो इसको। मैंने कहा एक घर है, घर के अंदर क्या होता है? कमरे, यानी कि कमरे 4-5 कमरे मिलकर के एक घर बनाएंगे। और फिर जो है एक कमरे का निर्माण दीवार मिलकर करती है, 4 दीवार इस साइड और एक ऊपर छत वाली, तो 4-5 दीवार मिलकर के एक कमरे का निर्माण कर रही है। और एक दीवार का निर्माण कौन कर रही है? ईंटें या फिर खंडे। जैसे हमारे इधर खंडे चलते हैं तो खंडे कर लेंगे, अन्यथा कौन करते हैं? ईंटें करती है। समझ गए मेरी बात? ठीक इसी प्रकार अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस घर की, तो घर की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो क्या है? ईंट। घर की जो सबसे बेसिक यूनिट है वो क्या है? ईंट है। ठीक इसी प्रकार जो हमारा शरीर है, हमारा शरीर जो है, इसकी बेसिक यूनिट कोशिका होती है। कैसे? सुनो ध्यान से। कोशिका, ये कैसे हुई साहब? कोशिका जो है वो कोशिका मिलकर के निर्माण किसका करेगी? उत्तक का। और उत्तक मिलकर के किसका निर्माण करेंगे? अंग का। और अंग से क्या बन जाएगा? शरीर बन जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? सबसे पहले कोशिका, जब बहुत सारी कोशिका मिलेगी तो उससे उत्तक बनेंगे, बहुत सारे उत्तक मिलेंगे तो उससे अंग बनेगा, और बहुत सारे अंग तंत्र जब मिल जाएंगे तो उससे हमारे पूरे शरीर का निर्माण हो जाता है। तो क्या हमारे शरीर की जो बेसिक यूनिट हुई वो कोशिका हुई? इतनी बात समझ में आ रही है? यानी कि एक जीव की जो बेसिक यूनिट है वो कोशिका क्यों होती है? क्योंकि ये सबसे सूक्ष्म इकाई है, सबसे छोटी इकाई है जो जीवित रहने के लिए आवश्यक है। समझ गए मेरी बात को? इतनी चीजों को नोट करो, इतनी चीजों को नोट करो। यहाँ पे मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश की है, ठीक है? तो यहाँ पे इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा बढ़िया से। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है? इतनी चीजें आपने नोट की कर ली? चलो अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे आपको और अधिक क्लियर हो जाएगा कि कोशिका मूलभूत इकाई क्यों है, क्यों कोशिका मूलभूत इकाई है। इसको समझने के लिए ये समझो कि कोशिकाओं की संख्या के आधार पर, किसके आधार पर? कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं। जीव 2 प्रकार के होते हैं। ये प्रकार 2 कौन कौन से? कोशिकाओं की संख्या के आधार पर हमने जीवों को 2 भागों में बांट दिया। एक होते हैं एक कोशिकीय, एक कोशिकीय,
और एक जीव होते हैं बहुकोशिकीय। एक होता है एक कोशिकीय और एक होता है बहुकोशिकीय। ये किसके आधार पर है? कोशिका की संख्या का आधार पर। कैसे? नाम से पता चल रहा है एक कोशिकीय, मतलब यहाँ पे जो कोशिका की संख्या है, कोशिका की संख्या क्या होगी? एक होगी। और यहाँ पे जो कोशिका की संख्या होगी वो क्या होगी? 2 या 2 से ज्यादा, है ना? 2 से ज्यादा कितनी भी हो सकती है? लाख, 2 लाख, 5 लाख, अरब, 10 अरब, खरब, है ना? तो कितनी भी हो सकती है, लेकिन वो 1 से ज्यादा है। और इसमें क्या है? कोशिका की संख्या 1, ये नाम से ही पता चल रहा है। अब यहाँ पे देखो, जीव एक कोशिकीय भी हो सकते हैं, जीव बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। एक कोशिकीय जीव का क्या मतलब हुआ? मतलब ऐसे जीव जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका है, सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका है। तो क्या ये जीव जिंदा नहीं है? जिंदा नहीं कैसे है? जीव है तो फिर जिंदा तो है ना? तो यानी कि जिसमें एक कोशिका है वो भी जीवित है। इसका मतलब जीवित रहने के लिए कोशिका बहुत है। एक कोशिका से पूरा जीवन यापन हो सकता है। जीवन जीने के लिए जितनी भी अवस्था चाहिए, जो भी काम होने होते हैं, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, वो एक कोशिका भी कर सकती है। इसका मतलब कोशिका सबसे छोटी इकाई हुई, सबसे बेसिक यूनिट हुई कि नहीं हुई? ऑब्वियसली बात है। अब आप सोचिए, अगर एक कोशिका है तो क्या वो उत्तक बना पाएगी? नहीं। कोशिकाओं का समूह होता है तब जाके उत्तक बढ़ता है, फिर उत्तक के समूह से अंग बढ़ता है। तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही कोशिका है, और ये भी जीव तो जीवित ही है ना। तो इसका मतलब कोशिका सबसे छोटी इकाई है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब एक होता है बहुकोशिकीय जीव। अब आप कहेंगे सर कौन से जीव एक कोशिकीय होते हैं, कौन से बहुकोशिकीय होते हैं? तो जितने भी जीवाणु होते हैं, जीवाणु वो सारे इसमें आते हैं। जितने भी जीवाणु हैं, इसके अलावा अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ठीक है? तो ये आप नाम याद रख सकते हैं। बाकी धीरे धीरे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन से जीव एक कोशिकीय है, कौन से बहुकोशिकीय। ठीक है? बहुकोशिकीय, सारी बहुकोशिकीय, जितने भी कवक, फंजाई, जितने भी आप देख रहे हैं, जितने भी पादप आपके पास आसपास हैं, और जितने भी जंतु जो आपके आसपास देख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है? बहुकोशिकीय है। इन सब के अंदर कोशिका बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, बहुत ज्यादा संख्या में होती है। लेकिन ये जो जीव देख रहे हैं, जीवाणु जितने भी है, बैक्टीरिया, उनके अंदर एक कोशिका होती है। प्रोटिस्टा के जीव है जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इन सब के अंदर एक कोशिका होती है। ठीक है? तो ये आपको चीजें समझनी है कि कोशिका की संख्या के आधार पर जीव को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो वे जीव जिनमें सिर्फ एक कोशिका होती है, वो एक कोशिकीय, और एक वो जीव जिनमें एक से ज्यादा कोशिका होती है, वो बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव के अंदर जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना वगैरह, और इसके अंदर कवक, पादप और जंतु सारे के सारे किसमें आ जाएंगे? बहुकोशिकीय जीव के अंदर आ जाएंगे। इतनी बात समझ में आई तो बोलो यस। इतनी बात समझ में आई तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है? तो अब आपको ये बात सिर्फ मैंने इतनी समझाने की प्रयास की है कि कोशिका क्या होती है, जीवन की मूलभूत इकाई कैसे है कोशिका, ये बात आप समझ ली। अब कोशिका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम जानेंगे। कौन से फैक्ट है वो अभी देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हम जानने की प्रयास करें। सबसे पहले ये तो आपको पता है कि कोशिका का जो अध्ययन है, विज्ञान की जिस शाखा में कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। तो ये तो चीज आपको पता ही है, क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। ठीक है? ये चीज आपको पता है। अब देखो, एक तो होती है सबसे बड़ी कोशिका। यहां पे मैं बहुत सारी चीजें लिखूंगा, आपको समझना है। एक होती है सबसे बड़ी कोशिका, एक हो जाएगी सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, एक हो जाएगी सबसे लंबी कोशिका। ये जितने भी पॉइंट में लिख रहा हूं यहां से सवाल बनेंगे। सबसे लंबी कोशिका, एक हो जाएगी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, और एक हो जाएगी आपके मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका।
मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। कितने प्रश्न हैं? 5 प्रश्न एक साथ है। साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं वो साइटोलॉजी। अब एक है सबसे बड़ी कोशिका, ओवरऑल बात कर रहे हैं, पूरे संसार में बात कर रहे हैं सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा ये सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आ जाएगा आपका माइकोप्लाज्मा। नाम सुना आपने? ये एक प्रकार का जीवाणु है। माइकोप्लाज्मा क्या है? जीवाणु। इसको पीपीएलओ के नाम से भी जाना जाता है, माइकोप्लाज्मा। एक होती है सबसे लंबी कोशिका, ये है सबसे बड़ी कोशिका, और एक है सबसे लंबी कोशिका, लॉन्गेस्ट सेल। तो ये कौन सी हो जाएगी आपकी? तंत्रिका कोशिका, जिसको न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है ना, ये तो सबसे बड़ी ओवरऑल है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। फीमेल के अंदर अंडाणु होता है, वो सबसे बड़ी कोशिका ओवम। सबसे छोटी कोशिका नर का शुक्राणु। मेल के अंदर जो स्पर्म होता है वो मानव की सबसे छोटी कोशिका है। बताइए, सारी चीजें क्लियर है? यहाँ पे 6 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, ये 6 पॉइंट आप सबको क्लियर होने चाहिए। इन 6 पॉइंट में से जनरल साइंस में भी सवाल बन सकता है और कोशिका वाले चैप्टर में भी सवाल बन सकता है, तो छोड़ना कुछ भी नहीं है। आसान सी चीजें, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे लंबी न्यूरॉन, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंडाणु, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। बस ऐसे कैसे लिख लो, ऐसे कैसे लिख लो? इतनी चीजें क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? ठीक, मिटाओ इसको। चल अब हम देखते हैं कोशिका होती कैसी है ना। कोशिका के बारे में हमने अभी तक जो है कि कोशिका संरचनात्मक इकाई कैसे है, कोशिका सबसे छोटी इकाई जो जीवित रहने के लिए आवश्यक है, और सबसे बड़ी सबसे छोटी कोशिका। अब कोशिका दिखती कैसे, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन एक बार बेसिक आइडिया तो होना चाहिए कि कोशिका दिखती कैसे है। ठीक है, तो मैं आपको बना के बताता हूं सिंपली, आपको ये ओनली अभी के लिए समझने के लिए। मान लो ये कोशिका है, ठीक है, ये कोशिका है। ठीक, यहां पे जो मैंने कोशिका बनाई है, ये कोशिका की एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझाने के लिए। कोशिका में 4 भाग होते हैं। सबसे जो बाहर वाला भाग होता है ये होता है कोशिका भित्ति। ये क्या होती है? कोशिका भित्ति, सेल वॉल। ये क्या होती है? सेल वॉल। इसके अंदर वाला जो पार्ट है, यानी कि ये सबसे बाहरी लेयर कोशिका भित्ति, उसके अंदर वाली जो लेयर होती है उसको हम कहेंगे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सबसे बाहर की जो लेयर है वो होती है कोशिका भित्ति। सबसे बाहर की जो लेयर है वो होती है कोशिका भित्ति, और उसके अंदर जो सेकंड लेयर होती है उसको हम कहेंगे कोशिका झिल्ली। उसके अंदर ये एक बड़ा सा ऑर्गन जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, और इसके अंदर ये जो सब्सटेंस आपको दिख रहे हैं इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। इसको क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। यानी कि कोशिका के 4 भाग हुए। कितने भाग हुए? 4 भाग हुए। सबसे बाहर वाली परत कोशिका भित्ति, उसके अंदर वाली परत कोशिका झिल्ली, उसके अंदर जो तरल पदार्थ है उसको कोशिका द्रव्य, और एक अंग जो होता है उसको नाम हमने दे दिया केंद्र। यानी कि बेसिक 4 अंग जो है वो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। समझ गए मेरी बात को? अब ये मैंने क्यों बताई, क्योंकि मैं इससे आपको एक कंसेप्ट बताना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले आप ये बात सुनो कि यहाँ पे ये जो सबसे पहली वाली परत है कोशिका भित्ति, ये कोशिका भित्ति हर कोशिका पे हो ये जरूरी नहीं है। जैसे कि मैं अगर अपन की बात करूं, अपन क्या मनुष्य है, तो हमारे बॉडी के अंदर जो कोशिका है उसके ऊपर कोशिका भित्ति नहीं, यानी कि कोशिका भित्ति जो है वो सभी जीवों का लक्षण नहीं है।
सभी सजीवों के अंदर जो कोशिका है उस पर कोशिका भित्ति होगी होगी, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन लेकिन जो कोशिका झिल्ली है वो चाहे कोई भी सजीव हो, किसी भी संघ का, किसी भी जगत का कोई भी XYZ जीव हो, उसके अंदर जो कोशिका है उसके ऊपर कोशिका झिल्ली होगी। या फिर मैं यूं कहूं कि जितनी भी कोशिका है उन सब के अंदर कोशिका झिल्ली तो होगी ही होगी। ठीक है, तो यानी कि कोशिका झिल्ली होगी फिक्स है, कोशिका भित्ति सब कोशिका पर नहीं होती। अब ये चीज आपको आगे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, लेकिन एक बार के लिए आपको मैंने समझा दिया। ठीक है, तो अब इस चीज को आप बिल्कुल समझ चुके हैं, इसको मैं मिटा सकता हूं। चलो मिटाओ नहीं, यहीं पे बता देता हूं कॉन्सेप्ट। केंद्र को ऊपर लिख देते हैं, ये हमारा केंद्र। अब यहां पे कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। एक नाम आपने सुना होगा, प्रोटोप्लास्ट। ये बहुत अच्छा सवाल बनता है यहां से, बहुत अच्छा, और सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सारे बच्चे। सबसे पहले शब्द आता है प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट जो है ना वो किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, ये सारी टर्म कोशिका से संबंधित है। प्रोटोप्लास्ट क्या है, ये जो कोशिका भित्ति है, अगर मैं इस कोशिका भित्ति को हटा दूं, सॉरी, ये जो कोशिका है इसके ऊपर से अगर मैं कोशिका भित्ति को हटा दूं तो उसके बाद में जो कोशिका बचेगी उसको हम क्या कहेंगे, प्रोटोप्लास्ट। यानी कि अगर मैं लिखना चाहूं तो कोशिका भित्ति रहित, कोशिका भित्ति रहित पादप कोशिका, कोशिका भित्ति रहित पादप कोशिका, उसे कहेंगे प्रोटोप्लास्ट। दूसरा शब्द आता है प्रोटोप्लाज्म। दूसरा शब्द क्या आता है, प्रोटोप्लाज्म। ये क्या होता है भाई साहब, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। पहले मैंने क्या किया, कोशिका भित्ति हटाई, अब कोशिका भित्ति हट गई, ठीक। अब दूसरी, अब कौन आ गई, कोशिका झिल्ली। तो अब अगर मैं कोशिका झिल्ली हटा दूं तो फिर वो क्या हो जाएगा, तो फिर वो क्या हो जाएगा, प्रोटोप्लास्ट। यानी कि जो प्रोटोप्लास्ट है, प्रोटोप्लास्ट, या फिर ऐसे लिखूं कि कोशिका झिल्ली के अंदर उपस्थित सब कुछ, कोशिका झिल्ली के अंदर उपस्थित सब कुछ प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। और प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में नाम देते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य, ये चीज आपको ध्यान से समझना है, जीव द्रव्य कहलाता है। या फिर मैं यूं कहूं कि जो प्रोटोप्लास्ट है, प्रोटोप्लास्ट, उसमें से मैं कोशिका झिल्ली को हटा दूं तो उससे क्या बन जाएगा, प्रोटोप्लाज्म बनता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, आसान सी बात है। जो कोशिका है सबसे पहले मैंने अगर उसके ऊपर से भित्ति हटा दी तो पीछे जो बचेगी उसको हमने प्रोटोप्लास्ट कह दिया। अब मैं कहूं कि प्रोटोप्लास्ट जो है उसमें से झिल्ली को हटा दूं, भित्ति तो पहले से ही नहीं है, मैंने प्रोटोप्लास्ट शब्द यूज किया, मतलब उस कोशिका पे भित्ति नहीं है, ये आपको अपने आप समझना है। ठीक है, तो प्रोटोप्लास्ट में से मैं अगर कोशिका झिल्ली हटा दूं तो पीछे जो बचेगा उसको प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य कहते हैं। या फिर यूं कहूं कि जो झिल्ली है उसके अंदर उपस्थित सब कुछ, इसके अंदर वाला, बाहर वाला नहीं। झिल्ली तो मैंने हटा दी, तो झिल्ली के अंदर जो कुछ भी है वो क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। तीसरा एक शब्द आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, हिंदी में इसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। ये क्या होता है भाई, साइटोप्लाज्म का मतलब है कि जो आपका जीव द्रव्य है, यानी कि जो आपका प्रोटोप्लाज्म है, उसमें से मैंने केंद्र घटा दिया। माइनस का मतलब उसमें से हटा दिया। जैसे यहां पे मैंने प्रोटोप्लास्ट में से कोशिका झिल्ली निकाली, यहां पे मैं प्रोटोप्लाज्म में से केंद्रक निकाल रहा हूं, यानी कि केंद्रक निकाल दिया। ये इसके अंदर जो भी कुछ था वो प्रोटोप्लाज्म था, उसमें से भी मैंने अगर केंद्रक को निकाल दिया तो जो भी ये पीछे वाला सब्सटेंस बच रहा है उसको हम कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहेंगे। और एक और टर्म आती है जिसका नाम है साइटोसोल। साइटोसोल, साइटोसोल क्या होता है, जो आपका साइटोप्लाज्म है उसमें से मैं अगर कोशिकांग निकाल दूं, कोशिकांग,
तो उसके बाद जो बचेगा वो क्या बचेगा, साइटोसोल बचेगा। साइटोप्लाज्म माइनस कोशिकांग इज इक्वल टू साइटोसोल। कोशिकांग क्या है भाई, जो कोशिका द्रव्य है उसके अंदर कोशिकांग भी तो है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, हरित लवक भी है, राइबोसोम भी है, तारक भी है, तो बहुत सारी कोशिकांग भी है। उनको भी अगर मैं हटा दूं तो पीछे जो बचेगा वो साइटोसोल बचेगा। ये बहुत बेहतरीन कंसेप्ट था जो आपको समझना था। समझ गए मेरी बात को? सिंपल सा, एक बार मैं दोबारा कोशिश करूंगा, आपको ध्यान से सुनना। मैंने कहा एक पूरी कोशिका जो है उसके 4 भाग होते हैं। सबसे बाहर वाली परत कोशिका भित्ति, अंदर वाली कोशिका झिल्ली, उसके अंदर केंद्रक और उसके आसपास जो द्रव्य बिखरा रहता है उसको कोशिका द्रव्य। अब मैंने आपको 4 शब्द दिए, प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और साइटोसोल। 4 शब्द है और चारों से सवाल आते हैं। ऐसे ही आपको क्रम से याद रखना। पहले प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट में हम बाहर वाली भित्ति हटा देंगे, यानी कि जो कोशिका है उसके ऊपर से कोशिका भित्ति को अगर मैं हटा दूं तो उसको हम कहेंगे प्रोटोप्लास्ट। या फिर इसको कहूं कि जो नग्न कोशिका है, नग्न कोशिका, भाई इसके ऊपर अगर भित्ति हटा दी कोशिका की तो वो एक नग्न कोशिका हो गई, है ना, तो वो हो जाएगा प्रोटोप्लास्ट। अब मैंने कहा प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, तो मैंने कहा जो कोशिका भित्ति तो पहले हटा दी तो प्रोटोप्लास्ट बन गया। अब कोशिका झिल्ली हटा दो, है ना, कोशिका झिल्ली अगर हटा देंगे तो जो पीछे बचेगा उसको प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। या फिर दूसरे शब्दों में अगर कहूं तो जो प्रोटोप्लास्ट है, यानी कि कोशिका भित्ति रही तो जो कोशिका है वो आपकी क्या हो जाएगी, उसमें से आपको क्या हटा देना, कोशिका झिल्ली। समझ गए मेरी बात को? ठीक। उसके बाद आया साइटोप्लाज्म। मैंने कहा जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें से केंद्रक निकाल लो तो पीछे जो बचेगा उसको साइटोप्लाज्म। और उसके बाद आया साइटोसोल, तो जो साइटोप्लाज्म है उसमें से कोशिका, एक माइनस करते जाओ। प्रोटोप्लाज्म में से कोशिका भित्ति निकाली, प्रोटोप्लाज्म में से कोशिका झिल्ली निकाली, है ना। अब जैसे कि साइटोप्लाज्म आया तो प्रोटोप्लाज्म में से कुछ निकालना है, जैसे कि केंद्रक निकाल दिया। साइटोसोल आया तो साइटोप्लाज्म में से कोशिका निकालो। एक एक आप माइनस करते जाओ, उसके पीछे आपको अपने आप आंसर दिखता जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है और मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश भी की। अब आपको आया कि नहीं आया ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे कि ऐसे इसको नोट कर लो। पहले ये आप चित्र बनाएंगे, चित्र बनाएंगे तो आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा कि कोशिका होती कैसे है। उसके बाद ये चारों टर्म उसके जस्ट नीचे आपको लिख लेंगे। ठीक है, ये बात भी आप लिख सकते हैं कि कोशिका भित्ति सभी कोशिकाओं पर नहीं होती है, लेकिन कोशिका झिल्ली सभी कोशिकाओं पर मिलती है। ठीक है, चलो इतनी बातें आपको समझ में आई तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। मिटाओ मैं इसको। अब हम कुछ वैज्ञानिक पढ़ लेते हैं कि कोशिका की खोज से संबंधित कौन कौन से वैज्ञानिक हैं। ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे हो? है इतनी सी क्लास में क्या बोर होना, बताओ। 1-1.5-2 घंटे क्लास नहीं ले तब तक तो क्या तुम बच्चे थोड़ी हो गए 10-15 मिनट में बोर हो जाते। पढ़ाई में अगर आपको इंटरेस्ट आने लग जाए ना तो कम से कम 1.5-2 घंटे तो पढ़ाई करो, तब जाके पूरा मजा आता है पढ़ने में। ठीक है, चलो अब हम कोशिका की खोज से संबंधित कुछ बात करते हैं। सबसे पहले आती है कोशिका, कोशिका की खोज। तो मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको पता नहीं है कि कोशिका की खोज किसने की। सबको पता है 1665 में रॉबर्ट हुक ने, 1665 में रॉबर्ट हुक ने पादप कॉर्क में, ठीक है, कॉर्क सेल जो है उसके अंदर इसकी खोज की। ठीक है, लेकिन सवाल ये आ जाता है कभी कभी कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, जीवित कोशिका की खोज किसने की। तो वो इसका आंसर हो जाएगा एंटोनी वॉन ल्यूवेनोव। यहां पे एक कंफ्यूजन आपको ये हो सकता है कि ये जो सवाल कैसे आ सकता है, 3 तरीके से आ सकता है। पहला आएगा कोशिका की खोज किसने की, आपको लिखना 1665 में रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका की खोज किसने की, एंटोनी वॉन ल्यूवेनोव। सवाल आ गया मृत कोशिका की खोज किसने की, तो ये मृत थी तभी तो जीवित की खोज की है ना। तो ये जो पहले वाली है ये क्या थी, मृत थी, है ना। तो सवाल चाहे कैसे भी आ जाओ, मृत कोशिका की खोज किसने की तो भी यही आ जाएगा 1665 रॉबर्ट हुक, और कोशिका खोज तो भी 1665 रॉबर्ट हुक। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की एंटोनी वॉन ल्यूवेनोव ने। कब की तो वो भी आप लिख लो अगर चाहो तो 1674 में।
ठीक है। कोशिका भित्ति की खोज भी इन्होंने की थी, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। ये भी चीज आपको लिख लो, कोशिका भित्ति की खोज भी किसने की? तो कोशिका भित्ति की खोज भी रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। तो कोशिका हुई। अब आता है कि केंद्रक की खोज किसने की? केंद्रक, न्यूक्लियस, केंद्रक की खोज किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने। ऊपर वाला रॉबर्ट हुक हो गया, ये रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने। अब ये जो केंद्रक होता है उस केंद्र के अंदर होती है केंद्रिका। ये जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ मैं आपको वैज्ञानिक के नाम बता रहा हूं एक साथ, ताकि आप उसको याद रख सको, ठीक है। तो केंद्रिका की खोज किसने की? केंद्रिका की खोज की फोंटाना ने। किसने? फोंटाना, फोंटाना नाम के वैज्ञानिक है, इन्होंने की, ठीक है। तो ये आपको नाम याद रखने हैं, उसमें मैं क्या करूं, याद आपको रखने, ठीक है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, कोशिका भित्ति की खोज भी रॉबर्ट हुक ने, जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनक ने, केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने और केंद्रिका की खोज फोंटाना ने, ठीक है। अब एक सुनो और, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया? प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया? तो प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया पुरनकीजेन, वैज्ञानिक का नाम है पुरनकीजेन, ठीक है। और प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया, जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने बताया? वो बताया जे हेक्सले ने, जे हेक्सले ने। ये इतने साइंटिस्ट के नाम आपको याद रखने हैं। प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य शब्द दिया पुरनकीजेन ने, और जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा? सवाल आएगा जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा, और 4 ऑप्शन आपको दे देंगे, तो याद रखना जे हेक्सले, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट के कितने नाम हो गए? 1 2 3 4 5 6 साइंटिस्ट के नाम याद रखने, और मोस्ट ऑफ दी आपको याद ही रहेंगे, ठीक है। तो ये खोज से संबंधित बात हमने कर ली। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट्स बना लो, जो भी करना है। नोट्स तो बनानी है, एक बार आप अपने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं। इतनी चीजें क्लियर है तो आगे बढ़िए, ठीक। अब हम एक चीज आज के लिए और पढ़ते हैं, फिर इस लेक्चर को आज यहीं पे समाप्त करेंगे, और वो चीज है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। सबसे पहले तो दिया किसने? साथ में ही पढ़ लेते, क्योंकि 6 वैज्ञानिक के नाम वहां पे पढ़े, 2 यहां पे पढ़ लेते हैं। मैथियास स्लाइडन, मैथियास स्लाइडन तथा थियोडोर सवान ने 1838-39 में प्रतिपादित किया। सबसे पहला पॉइंट, कोशिका सिद्धांत किसने दिया और कब दिया? तो दिया किसने? स्लाइडन और सवान ने। मैंने पूरा नाम लिख दिया है, रखना है याद तो रख सकते हो, बाकी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैथियास स्लाइडन और थियोडोर सवान। यहाँ पे जो स्लाइडन था ये बोटेनिस्ट था, बोटेनिस्ट, और जो सवान है ये आपका जूलॉजिस्ट है। ये आप याद रखो तो रख लो, नहीं रखो तो मतलब नहीं। जितनी बात यहाँ पे बोर्ड पे लिखी वो आपको याद होनी चाहिए कि जो कोशिका सिद्धांत है वो स्लाइडन और सवान ने 1838-39 में दिया। ये सिद्धांत, क्या सिद्धांत दिया? स्लाइडन, स्लाइडन ने, क्योंकि ये बोटेनिस्ट था तो ये पादप कोशिका का अध्ययन करेगा, और ये जूलॉजिस्ट है तो ये जंतु कोशिका का अध्ययन करेगा। तो सुनो इन्होंने क्या कहा,
स्लाइडर ने पादप कोशिका का अध्ययन किया, पादप कोशिका का अध्ययन किया और बताया कि इनके ऊपर भित्ति पाए जाते हैं। इन्होंने पादप कोशिका को जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो इन्होंने कहा इनके ऊपर एक भित्ति पाई जाती है जो सभी पादपों में मिल रही है, यानी कि जितनी भी पादप कोशिका है उन सब की एक विशेषता है कि इनके ऊपर कोशिका भित्ति मिल रही है। ठीक है, चलो फिर आते हैं सवाल। सवाल ने जंतु कोशिका का अध्ययन किया, और बताया कि इन पर भित्ति तो नहीं मिल रही, लेकिन झिल्ली पाई जाती है, झिल्ली। यानी कि सवाल भाई साहब ने कहा कि जब मैंने जंतु कोशिका का अध्ययन किया तो देखा कि यहाँ पे जितनी भी कोशिका थी एक के ऊपर भी भित्ति तो नहीं थी, लेकिन झिल्ली सबके ऊपर पाई जाती है, झिल्ली सबके ऊपर पाई जाती है। और ये हमें भी पता है कि जो पादप कोशिका होती है उसके अंदर कोशिका भित्ति होती है, और जो जंतु कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, कोशिका झिल्ली होती है। अब कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि कोशिका झिल्ली जंतु में और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति। नहीं, कोशिका झिल्ली तो सब में ही है, चाहे वो जंतु कोशिका हो चाहे वो पादप कोशिका हो, कोशिका झिल्ली दोनों के अंदर है, कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये कुछ बातें इन्होंने बताई। लास्ट में इनकी जो कमी रह गई, कमी, इन दोनों की कमी क्या रही, ये दोनों ये नहीं बता पाए कि नई कोशिका की उत्पत्ति कैसे होती है। नई कोशिका की उत्पत्ति कैसे होती है। देखो मैं सारी चीजें लिख रहा हूं तो ऑब्वियसली बात है टाइम तो लगेगा, ठीक है, लेकिन हम धीरे धीरे स्पीड पकड़ लेंगे, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी जो कमी इन दोनों वैज्ञानिकों की रही, या मैं यूं कहूं कोशिका सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी कौन सी है, तो वो यही है कि जो नई कोशिका की उत्पत्ति है वो कैसे होती है, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति कैसे होती है। तब ये दोनों ही चुप हो गए, इन दोनों के पास इसका जवाब नहीं था। स्लाइडेन और समान इन दोनों ने इनका आंसर जो है वो ये नहीं ढूंढ पाए। तब जो है कोशिका सिद्धांत के अंदर एक नए साइंटिस्ट की एंट्री होती है। उसके बाद हम करने वाले, पहले इसको लिख लो। यहाँ पे तीन बातें मैंने आपको बताई। पहली बात बताई कि जो कोशिका सिद्धांत है वो स्लाइडेन और समान ने 1838 और 39 में प्रतिपादित किया। स्लाइडेन और समान ने पादप कोशिका और जंतु कोशिका का अध्ययन किया और उनकी विशेषता बताई। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि कोशिका सिद्धांत की कमी क्या है, तो नई कोशिकाओं की उत्पत्ति कैसे होती है, इस बात को ये दोनों ही नहीं समझा पाए। इस चीज को नोट करो, बेटा इसको। चलो अब एक नए वैज्ञानिक की एंट्री यहां पे होती है और उसका नाम आप सबको पता होना चाहिए। नाम है रुडोल्फ विर्चो। क्या नाम है? रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो भाई साहब आते हैं और इन्होंने क्या किया, 1855 में कोशिका सिद्धांत को रूपांतरित किया। सवाल आ जाता है, कोशिका सिद्धांत को रूपांतरित किया तो कोशिका सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने रूपांतरित किया? रुडोल्फ विर्चो ने। कब किया? 1855 में। वो बात सिद्धांत वाली कब की थी? 1838-39 की। ठीक, रुडोल्फ विर्चो ने कहा, ये क्यों आए वैज्ञानिक? क्योंकि ये कमी थी कि नई कोशिका की उत्पत्ति कैसे होती है, वो चीज ये नहीं बता पाए, तब जाके ये आए। तो इन्होंने अपनी भाषा में एक वाक्य दे दिया, ओमनिस सेल्यूला
ई सेल्यूलर। ये वाक्य आपको ध्यान में रखना है। ये इन्होंने अपनी भाषा में एक वाक्य दे दिया कि ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। अब हमें तो समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ नई कोशिकाओं की जो उत्पत्ति है, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से ही होती है। और ये स्टेटमेंट देखिए छा गए भाई साहब। यही तो सबसे बड़ी कमी थी कि नई कोशिका आती कहां से। लेकिन इन्होंने कहा कि जो नई कोशिका है ना, वो पहले से जो विद्यमान कोशिका है, पहले से जो कोशिका पड़ी है, उसी से नई कोशिका बनती है, कोई और जगह से नहीं आती है। ठीक है, तो ये इस वाक्य का मतलब है। तो यहां से कितने सवाल बन सकते हैं। ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूलर वाक्य किसने दिया? रुडोल्फ विर्चोव ने। कोशिका सिद्धांत कब रूपांतरित किया? 1855 में। किसने? रुडोल्फ विर्चोव ने। ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूलर का मतलब नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से होती है। ठीक है, ये जो ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूलर है, इसका एक दूसरा नाम और है, सेल लीनिएज। ये आ सकता है सवाल, सेल लीनिएज है ना। इस वाक्य को सेल लीनिएज भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये रुडोल्फ विर्चोव भाई साहब की बात हो गई। समझ गए मेरी बात को। अब कोशिका सिद्धांत के जो मुख्य बिंदु है वो क्या क्या हमें समझ में आए, उसको एक जगह हम क्या करते हैं, सारगर्भित करते हैं। ठीक है, इसको नोट करो। फिर कोशिका सिद्धांत के मुख्य बिंदु हम यहां पे देखेंगे। चलो बेटा, ओके। कोशिका सिद्धांत के मुख्य बिंदु, कोशिका सिद्धांत के मुख्य बिंदु। पहला, सभी सजीव कोशिका के बने होते हैं। ये बात हमने शुरुआत में ही समझ ली, सभी सजीव कोशिका के बने होते हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। धरती पर जितने भी सजीव है कोशिका के बने होंगे। लेकिन एक यहां पे है एक्सेप्शन, अपवाद। वो क्या है? विषाणु। विषाणु जो होता है वो अकोशिकीय होता है। अकोशिकीय का मतलब आप समझते हैं, जिसमें कोई कोशिका नहीं होती है, वो अकोशिकीय है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो विषाणु है वो सजीव में नहीं आता, ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है ना। हालांकि ये सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी है। विषाणु पूर्ण रूप से सजीव थोड़ी है। हम ये कई बार पढ़ते आ रहे हैं कि जो विषाणु होता है वो सजीव और निर्जीवों के बीच की इकाई होती है। तो फिर भी हम इसको एक्सेप्शन मान लेते हैं कि सभी सजीव अगर कोशिका के बने होते हैं, लेकिन विषाणु नहीं होता है। दूसरी बात, कोशिका का निर्माण कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म व केंद्रक मिलकर करते हैं। ये बात आपको पता है कि जो केंद्रक और कोशिका द्रव्य है ये मिलकर के कोशिका का निर्माण करेंगे। यहां पे भी एक एक्सेप्शन है। एक तो आपकी आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, और एक आपकी सीव ट्यूब सेल्स यानी कि सीव ट्यूब सेल्स यानी कि चालनी नलिका कोशिका। चालनी नलिका कोशिका ये दोनों केंद्रक विहीन होती है। ये एक्सेप्शन कैसे है आपको समझ में आ रहा है? मैं इसके जस्ट नीचे ही लिख रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। मैंने पहले कहा कि सभी सजीव कोशिका के बने होते हैं, फिर मैंने एक्सेप्शन बताया विषाणु, ये विषाणु कोशिका का नहीं होता है इसलिए एक्सेप्शन है। मैंने कहा कि कोशिका का निर्माण केंद्रक से होता है, तो फिर यहाँ पे मैंने कहा कि जो आरबीसी और चालनी नलिका कोशिका है उसमें केंद्रक तो होता ही नहीं है, तो ये भी एक तरह की क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर और मैं बात करूं, ये कोशिका सिद्धांत के बिंदु है, पहला, दूसरा और तीसरा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कोशिका सिद्धांत की, तो ये तो आपको पता ही है, एक और ले लो, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है। जीवन की मूलभूत इकाई, ये वही बातें वापस रिपीट हो रही है, कोई नई बातें नहीं है ना। तो कोशिका जीवन की क्या होती है? मूलभूत इकाई होती है।
चलो ठीक है, हो गया। तो ये कोसी का सिद्धांत के बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं। आज काफ़ी टाइम हो गया शायद, और आज के लिए हम इतना ही रखें तो बेस्ट रहेगा। आप लोगों ने अगर क्लास पूरी देखी है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मुझे बताएं क्या क्या कमियां हैं, आपको कैसा लगा ये लेक्चर, और आगे मुझे कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जितनी भी चीज़ें हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बाद में वो बच्चा देखे ना देखे वो उसकी मर्जी है, लेकिन कम से कम एक आध क्लास तो उसके पास पहुंचनी चाहिए ना, ताकि उसको पता चल सके कि ऐसी भी क्लास यूट्यूब पे चल रही है। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है। तो एक या दो बच्चे जितने भी आपके संपर्क में उनको शेयर करो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, कहीं पे भी इसको शेयर करो। और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, मर्जी आपकी है। और नहीं पसंद आई तो डिसलाइक भी करिए, ऐसा कोई नहीं है कि लाइक ही लाइक करना मैं कह रहा हूँ। अगर पसंद नहीं आ रही है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, है ना। लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से होता है कि क्लास आगे से आगे पहुँचती जाती है, ताकि हर एक बच्चे के पास पहुँच जाए। तो वो एक बेनिफिट है हमारे लिए भी, आपके लिए भी। बाकी हम आपसे कुछ मांग तो है नहीं है इसके अलावा, ठीक है। बाकी जो भी आपको अच्छा लगा वो कमेंट सेक्शन बताएंगे, बुरा लगा वो भी कमेंट सेक्शन बताएंगे। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।